हेलो एवरीवन, दिस इज़ उपेंद्र। तो ये बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है उन लोगों के लिए जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और ख़ासकर वैसे लोग जो जेपीएससी की तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ मिस कर जा रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के स्टेज पे हो या फिर मेंस के स्टेज पे हो, है ना। तो बहुत दिन से आप लोग मैसेज कॉल कर रहे हैं कि 14th जेपीएससी के लिए, है ना, स्ट्रैटजी लेकर के आइए। ठीक है, जो बिगनर है, जो न्यू कमर है, जो अभी इस बार देगा, या फिर आप पिछले एक आध अटेम्प्ट से दे रहे हैं बट आपको सफलता नहीं मिल रही है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, है ना। तो इसी पे हम लोग बात करने वाले कि आपसे कहाँ चूक हो रही है ना, आपको और कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर आपके पास कुछ स्टडी मटेरियल है तो वो सही में वो सही है कि नहीं आपके पास, या फिर ऐसे ही कुछ स्टडी मटेरियल आप ले करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो, है ना। तो इसमें क्या है कि कंप्लीट, है ना, कंप्लीट जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होता है ना, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, और इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है। आप देखो, आप पहले आप पेज का एक बार आप देख लो कि किस तरह से मैंने एक एक चीज़ों को बारीकियों से, एक एक चीज़ को मैंने इसमें वो इंक्लूड किया है। मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दिया था इसको, कि जो लोग भी मतलब जल्दीबाजी में है, चूँकि समय मेरे को मिल नहीं रहा था, जो लोग भी जल्दीबाजी में है तो आप पढ़ के अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बट मेरे को लगा कि इसको अगर मैं एक्सप्लेन कर दूँ ना तो वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो मैं सोचा कि एक वीडियो में इसके सारे डायमेंशन पे मैं, है ना, बहुत ही डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, है ना। चूँकि एक आप ऐसे देखेंगे और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, है ना, तो आपको ज़्यादा बातें समझ में आएगी और आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। ठीक है ना। तो इसको मैंने 8 से 9 डायमेंशन में मैंने इसको डिवाइड किया है कि किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और यकीन मानिए, अगर इसको आपने फॉलो कर लिया ना तो आपकी तैयारी बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। जो लोग भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हो सकता है एक आध अटैम्प्ट आप दिए होंगे, आप एक्सपीरियंस भी हों या फिर फ्रेशर्स हों, सबके लिए ये कॉमन वीडियोस है ना। खासकर फ्रेशर्स को बहुत बेनिफिट होने वाला है ना। जो लोग भी नए इस भर देंगे और पहले ही अटैम्प्ट में उनका कैसे क्लियर हो जाए, है ना, तो वो एक कंप्लीट आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कौन यूट्यूब पे आकर के, है ना, थोड़ा सा ज्ञान बांट रहा है ना। किसी के भी मन में डाउट होगा, क्योंकि मेरे पास वो उतना सेटअप है नहीं, है ना, हाई फाई। तो थोड़ा सा क्या है कि डिजिटल बोर्ड देख करके लोग आकर्षित होते हैं, तो मेरे पास वो है नहीं। जो भी मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कुछ दे पाऊँ। ठीक है, और ये मैटर नहीं करता है कि आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हो या फिर हाई फाई स्टूडियो है, आपको कम, है ना, स्ट्रैटेजी से मतलब होता है ना। इसी रिसोर्सेज के थ्रू इस बार मैंने जो मेंटरशिप स्टार्ट किया था, तो 60 से 65 लोग मेंस दे रहे हैं, इस बार मेंस दे चुके हैं मतलब। ठीक है, और ये मेंस के पार्ट पे, और दूसरा कोठा भी इतनी ही संख्या है ना। ये कोठा भी लोग दिए हैं। ठीक है, और अच्छा रिज़ल्ट होने की उम्मीद है ना। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं जीएस की भी क्लास लेता हूं एज ए मेंटरशिप, या फिर मैं यूट्यूब पे फ्री भी आता हूं। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए तो मैं पूरा ही सेशन पूरा लाया था। क्या है कि मेंस के लिए बहुत लोग रिक्वेस्ट करने लग गए थे कि एक डेडिकेटेड ग्रुप होना चाहिए सर, है ना। तब मेरे को एक मेंटरशिप का ग्रुप बनाना पड़ा था। तो और दूसरा मैं कोठा, ठीक है, कोठा का मैं क्लास भी लेता हूँ और कोठा का मैंने नोट्स भी बनाया है काफ़ी। इस बार 11 जेपीएससी में काफ़ी वो नोट्स जो है काफ़ी चर्चा में रहा है। जो लोग भी दिए हैं, जो जो जिन लोगों के भी हाथ मेरा नोट्स लगा था, अगर वो बढ़िया से उसको पढ़ लिए हैं तो दे आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन कोठा। ओके, तो ये कुछ तरह से है। लेकिन ये तो हो गया प्रिपरेशन के लेवल पे, है ना। आपको थोड़ा सा ये सोचना है, थोड़ा सा आप मेरे बारे में डिटेल में जानिए, है ना। हो सकता है 2 मिनट का मैं समय लूँगा मैं अपने बारे में बताने में। उसके बाद आप क्या करना, स्ट्रैटेजी वाली वीडियो पे आना। अगर ये वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो मेरे बारे में जानने में अगर आपको रुचि नहीं है तो आप 2 मिनट स्किप कर लेना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में जानो, मैं क्यों गाइड करना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसा मैंने बताया भी है कि अब मैं फुल टाइम जो है टीचिंग को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, और भी जो मेरे जो अलग अलग जो पैशन है, जो इंटरेस्ट है, चाहे वो क्रिएटिव राइटिंग हो या सिंगिंग हो, तो टीचिंग इज़ वन ऑफ माय पैशन, ओके, वन ऑफ माय इंटरेस्ट।
तो इसको मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा आपके पास समय है तो आप मेरे बारे में जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे पास क्या एक्सपीरियंसेस है, कैसे मैं सिलेबस को मैनेज करता हूँ, है ना। तो चलिए आते हैं, है ना। तो हमारा टाइटल है हाउ टू प्रिपेयर जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम बाय इंजीनियर उपेंद्र गुप्ता। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, ठीक है। मैंने इंजीनियरिंग की है। तो आप पहले अपने मेंटर के बारे में जानें कि आपको जो मेंटर करने वाला है, गाइड करने वाला है, या फिर जो स्ट्रैटेजी बता रहा है वो है कौन, है ना। ऐसे ही मतलब कोई छपरीबाज टाइप से तो नहीं है, ऐसे ही यूट्यूब पर आ कर के, है ना, कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी बताया जा रहा है। तो एक वैलिडेशन होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि जो बता रहा है उसको क्यों मानना चाहिए। वाई शुड आई टेक हिम सीरियसली, ओके, मेरे को क्यों गंभीरता से आपको लेना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अगर आप मेरे को आज गंभीरता से नहीं लेते हो तो 6 महीना साल भर के बाद लेना पड़ेगा, लेकिन लेना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये टेस्टेड मेथड है ना, इस पे मैंने खुद काम किया है ना। तो आपको इसको मानना होगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। चलिए, तो मैं जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर हूँ, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होता है, पीएसयू होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो मैंने इंजीनियरिंग की है, तो मैं अभी जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर एज अ जेटीओ में काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं एक टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड है जमशेदपुर में, अभी हो चुका है, पहले उषा मार्टिन लिमिटेड हुआ करता था। तो वहाँ भी मेरे को 2 इयर्स के एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इन सब चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं जब आप काम कर रहे होते हैं अलग अलग क्षेत्र में, तो आपको ना प्रैक्टिकल, आपको बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। आपकी ना प्रैक्टिकल थिंकिंग जो है ना वो बढ़ती है, लोगों के साथ इंटरेक्ट होना, वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के लेवल हो, मैनेजमेंट के लेवल पे हो, क्योंकि आप मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। तो मैनेजमेंट के लेवल पे हो या फिर काम करने के लेवल पे, टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लेवल पे, है ना। तो एक्सपोज़र जो है ना वो बढ़ता है। तो उससे क्या होता है कि आप कुछ भी काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें ना कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट ये जो चीज़ होता है ना, उस पर आपकी दक्षता बढ़ती चली जाती है ना, आपकी जो कैपेसिटी होती है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है ना। तो ये एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये एक इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र मेरा रहा है ना। चूँकि मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, जो कॉरपोरेट सेक्टर होता है, दोनों में काम किया है। तो मेरे को पता है कि किस तरह से कहाँ पे क्या बैलेंस करना होता है, नहीं करना होता है, ठीक है। फिर जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, तो जैसे ये मैंने बताया, तो ये मेरा कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू हुआ था। जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ से डायरेक्ट मेरा हो गया था। वहाँ पे भी 2-3 राउंड हुए थे, है ना, 2-3 रिटन एग्ज़ाम थे, फिर ग्रुप डिस्कशन हुआ था, फिर 2 पर्सनल इंटरव्यू हुए थे, है ना। तो इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, तब जाकर कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। तो ये इस चीज़ को दिखाता है कि मैंने इन सब चीज़ों के थ्रू मैंने खुद को गुजारा है, वहाँ से मैंने खुद को वहाँ पे जाकर के इस्टेब्लिश किया है। तो ये इससे क्या होता है कि आपकी जो इंटरनल जो पोटेंशियल होते हैं वो एक्सपोज होते हैं ना। तो काफ़ी अर्ली एज में इन सब चीज़ों के थ्रू गुजरना पड़ा है। क्या एग्ज़ाम होता है, क्या इंटरव्यू होता है, कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को इसलिए बताना ज़रूरी था, ठीक है। अब जहाँ तक मेरा जो टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो जाहिर सी बात है कि मैं टेक्निकल एग्ज़ाम ही दिया करूँगा, ठीक है। तो मैं देता था, ठीक है, टेक्निकल एग्ज़ाम दिया करता था। तो इसमें मैंने BHEL, भेल, IOCL, DRDO, इंडियन रेलवे, BSNL, सेल, इतने सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, ठीक है। और मतलब, और ये सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर में हुआ था। जब मैं पास आउट हुआ था तो 1 से 1.5 साल के अंदर में इतने सारे मैंने रिज़ल्ट दिए थे, ठीक है। तो ये इस चीज़ को दिखाता है कि हाउ यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, हाउ यू आर डीलिंग विथ योर स्ट्रैटेजी, है ना। तो ये दिखाता है कि कितने आप सीरियस हो, आप किस तरह से अपनी तैयारी को गंभीरता से लेते हुए सिलेबस को मैनेज करते हो, उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफ़िल करते हुए एग्ज़ाम को आप क्रैक कर रहे हो, है ना। तो इसलिए ये सब बताना ज़रूरी है कि अगर मैंने इतने सारे एग्ज़ाम निकाले हैं तो ऐसे ही नहीं निकला होगा, है ना। सिलेबस के लेवल पे, या फिर अपना जो मेहनत है या जो डेडिकेशन है ना। कभी मैं बाद में बताऊंगा कि जब आपको आगे बढ़ना होता है लाइफ में तो कितनी मेहनत करनी होती है ना। चूँकि मैं जॉब में था और जॉब करते हुए इतने सारे एग्ज़ाम को निकालना, है ना, तो कितना ये मुश्किल रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब आप एक एम पे काम करते हैं, जब आपको एक लाइफ में एम आप सेट कर लिए हैं कि मेरे को ये करना है, तो है ना, वो मेहनत जो है अच्छे डायरेक्शन में होने से वो सब कुछ अचीव होता चला जाता है, ठीक है।
तो इतने सारे एग्ज़ाम निकाले, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मेहनत और डेडिकेशन और मैनेजमेंट ऑफ सिलेबस ये सारे चीज़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो मतलब लेबर, डेडिकेशन, ओके, एंड मैनेजमेंट ऑफ सिलेबस, तो ये 3 चीज़ जब होता है ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आप सक्सेस की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ होना ज़रूरी है। फिर मेरा मन किया सिविल सर्विसेज की तरफ झुकाव हुआ और मैं सोचा कि चलो अब मैं तैयारी करता हूँ। मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करनी थी, बट फिर मेरा जो रुझान है टेक्निकल जॉब की तरफ से लगा कि नहीं, चलो अब सिविल सर्विसेज की तरफ अपना रुख मोड़ते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में मैंने खूब पढ़ाई की, मेरे को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, ये कोचिंग वो कोचिंग, यहाँ कोचिंग वहाँ कोचिंग, कोचिंग का शिकार होते होते, है ना, मेरे 2 साल ऐसे ही निकल गए, है ना। फिर मैंने सेल्फ स्टडी पे फोकस की, है ना, कि कैसे अपने तैयारी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। बहुत सारे कोचिंग का मैं शिकार हुआ, तकरीबन 3 से 4 कोचिंग मेरे को बदलने पड़े, लेकिन कहीं भी मैं 20 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाता था, क्योंकि वो जो पढ़ाते थे मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था कि वो पढ़ा क्या रहे हैं। क्योंकि जब वो पढ़ाते थे जा कर के मैं PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से जब उसको मैं टैली करता था, मैच करवाता था कि ये जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं, तो पता चलता था कि दोनों का कोई आपस में कोई मतलब है ही नहीं। ये गैप मेरा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। PYQ कुछ और है, पढ़ा कुछ और रहे हैं, तो ये गैप जो है बढ़ता चला गया, ठीक है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कोचिंग जाना बंद करूँगा, ठीक है, खुद से अब मैं मेहनत करूँगा, ठीक है। तो PYQ और सिलेबस ये 2 मैंने हथियार अपनाए, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग मैं तैयारी करूँगा और उसी के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैंने UPSC का प्रीलिम्स निकाला, BPSC का प्रीलिम्स निकाला, JPSC का वैसे तो मैंने कहा है कि 3 बार निकाला है, लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि मैंने 2 बार ही निकाला। ये एक बस मैं अपीयर हुआ था 6 JPSC में और ढेर सारे रिज़ल्ट दिए गए थे, 28,000 के आसपास रिज़ल्ट दिए गए थे, तो उसमें एक मेरा भी रोल नंबर था। मतलब आप मिनिमम कटअप भी लाए थे तो आपको मेंस देने के लिए आपको अलाउ किया गया था। तो ये एक एक्सीडेंटल रिज़ल्ट था, मतलब इंटेंशनल नहीं था कि मैंने इसके लिए स्पेशल तैयारी की थी, तो उसके लिए मैं वाहवाही लूटूंगा नहीं, है ना। लेकिन ठीक है, अब 3 बार मैं मेंस देने का मौका मिला है तो मैं बोलूँगा 3 बार मैं मेंस के लिए अपीयर हुआ हूँ। अलग बात है कि वो मेरे को मतलब हम लोग का कॉपी एवेलुएट नहीं हुआ था फिर से, है ना। वो हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया था कि जो लोग भी एक्स्ट्रा रिजल्ट जो दिए गए हैं तो उनकी कॉपी नहीं जांच की जाएगी, या फिर उनको मतलब मेरिट के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो हम लोगों को ड्रॉप कर दिया गया था, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज का मैंने PT क्वालिफाई किया है। इसको मैं 2 बार भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक पेपर होता है UPSC में CSAT, तो एक बार तो मेरा क्लियर हो गया था, मतलब मैंने मेंस दिया है UPSC का। दोबारा फिर से UPSC प्रीलिम्स में मेरा GS पेपर मैंने क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन CSAT मेरे से क्लियर नहीं हो पाया था, ठीक है। चूँकि मैं जॉब में था, उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, ज़्यादा मैं GS ही पढ़ा करता था और लगा कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो CSAT हो जाएगा, और ये चीज़ जो है मेरे ऊपर भारी पड़ गया, ठीक है। अचानक से पैटर्न बदला और मतलब CSAT में उतना स्कोर नहीं हो पाया। मैं 6 मार्क्स, है ना, 66 लाना होता है, मेरा स्कोर 60 था, ओके। तो क्या हुआ कि मैं दूसरी बार जो है मेंस में UPSC का अपीयर नहीं हो पाया, लेकिन मैंने GS का जो होता है पेपर 1 उसको क्वालिफाई कर लिया था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि GS पे मेरी अच्छी खासी पकड़ है ना। GS का मैंने जो बैरियर होता है उसको क्रॉस किया, है ना। बट ठीक है, ऑफिशियली मैं एक बार ही लिखूँगा कि मैंने एक बार ही PT क्वालिफाई किया है, ठीक है। BPSC का फिर मैंने PT क्वालिफाई किया, ठीक है। अगेन टाइम की कमी के चलते मैं इसमें क्या होता है, BPSC में एक पेपर होता है स्टैटिस्टिक्स, स्टैट, ओके। तो इसका मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, तो सिर्फ इसके चलते मेरे स्टैट में वहाँ पे 72 मार्क्स के होते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, यहाँ पे मार्क्स आए मेरे 0 स्टैट में, ओके। और सिर्फ इसके चलते मेरा इंटरव्यू का कॉल नहीं आ पाया, अदरवाइज़ GS में बहुत अच्छे मार्क्स थे, ठीक है। मतलब 72 में आउट, मतलब कैसे भी करके लोग प्रैक्टिस करके जाते हैं तो मतलब 50 से 60 नंबर उनका आ ही जाता है, ठीक है। मेरा इसमें था 0 मार्क्स। पता नहीं हुआ क्या कि एग्ज़ाम हॉल में मतलब मैं जब स्टैट सॉल्व करने बैठा तो
मतलब अचानक से मेरा जो बैलेंस होता है ना, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ जान ही नहीं रहा हूँ, मतलब वो ब्लंडर हो गया, ठीक है। और मैंने स्टैट बनाया ही नहीं, सिर्फ मैं जीएस पे फोकस किया, ठीक है। इसमें 15-20 मिनट समय लगाया, बट मेरा ऐसा लग रहा था कि मैं प्रैक्टिस नहीं किया हूँ, तो मेरे को एकदम ब्लैंक ब्लैंक नज़र आ रहा था ना, ठीक है। तो ये सब कुछ मिस्टेक हुआ, तो उसके चलते तो क्या था कि वहाँ पे 450 के आसपास मार्क्स गए थे इंटरव्यू, मतलब जो लोग भी इंटरव्यू कॉल हुआ था इनका, मेरा 400 मार्क्स थे। अगर मैं स्टैट सॉल्व कर दिया होता तो शायद वहाँ से भी एक इंटरव्यू देने का रहता मेरे पास, ठीक है। बट ठीक है, अपना जीएस में अच्छा खासा मार्क्स था, ठीक है ना। जीएस में ठीक ठाक मार्क्स था, मतलब जो हिस्ट्री वाले जो पेपर होता है, मतलब जीएस पेपर 1 जो होता है ना, तो उसमें मेरा 130 था, जबकि मेरे स्टैट में 0 मार्क्स थे। तो लोगों का 60-65 आ जाता है, तो ये 190 आसपास चला जाता है, 180-190। जो पेपर 2 था पॉलिटी इकोनॉमी, उसमें जनरली ज़्यादा मार्क्स आते नहीं हैं, बट मेरा उसमें 135 के आसपास था, ठीक है। जो कि इसमें 120 है ना, 115 ऐसा ही मार्क्स आता है। तो अपना जीएस पे पकड़ ठीक ठाक रहा है। तो जेपीएससी के लिए जो चाहिए वो कमांड चाहिए वो जीएस पे, है ना। तो जेपीएससी के लिए मैं अच्छा खासा आपको बता सकता हूँ कि कैसे क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो ये कुछ रहा अपने बारे में। फिर मैंने 7 to 10th में मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू भी दिया। जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं पूरा कहानी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरा 617 गया था कट ऑफ BC1 का फाइनल, है ना, मेंस और इंटरव्यू का मिला करके मैंने स्कोर किया था 619। कायदे से मेरा जेपीएससी में हो जाना चाहिए था, है ना, चूँकि मैंने BC1 का वो जो कट ऑफ है उसको क्रॉस किया था। बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जेपीएससी ने ये लिख दिया मार्कशीट में कि आप जो है अपलोड नहीं किए हैं सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर वाला। जबकि मैंने अपलोड किया था जब मैं मेंस का फॉर्म भर रहा था। जब मैं मेंस का फॉर्म भर रहा था तो जेपीएससी ऑफिस मैंने बात भी की थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है और नॉन क्रीमी लेयर दोनों को आप मर्ज करके आप अपलोड कर दो। मैंने वैसे ही किया था। और जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया था, इंटरव्यू से एक दिन पहले होता है, तो वहाँ पे मेरा जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है वो लिया भी गया, है ना। कुछ भी नहीं बताया गया कि आपका कुछ इश्यूज़ है, आप अपलोड नहीं किए हैं। बोला आपका सब कुछ सही है, कोई इशू नहीं है। अगले दिन मैं इंटरव्यू देने गया, कोई इशू नहीं हुआ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी मेरा सही हुआ, इंटरव्यू भी हुआ, है ना। इंटरव्यू के बारे में मैंने ऑलरेडी सेशन बना दिया है, उसमें सेशन लिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो मेरे को इंटरव्यू में 55 मार्क्स मिले, जो कि मेरे को सेटिस्फाइड नहीं की कर पाया ये मार्क्स, ठीक है। लेकिन ठीक है, उसमें अपना कोई कंट्रोल है नहीं। लेकिन अगर मैं 617 लाया था तो सॉरी, अगर 619 लाया था तो मेरे को सर्विसेज अलॉट होनी चाहिए थी। बट किस्मत ख़राब बोल लीजिए या फिर जेपीएससी का जो कार्य प्रणाली है उसको बोल लीजिए। तो मैंने ये सारा इसमें कहानी अपना लिखा हुआ है ना, कि कैसे इन लोग मेरिटोक्रेसी को इन लोग अंडरमाइन करते हैं, है ना। इन लोग नेचुरल जस्टिस भी, मतलब इन लोग एक बार वो नहीं करते हैं कि एक बार चलो इसको बता देते हैं कि आपको हम रिजेक्ट करने जा रहे हैं या एक मौका दे दें, ठीक है। फिर मैंने सिख जेपीएससी वाला कहानी भी बताया इसमें कि कैसे क्या हुआ, तो आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। मैं इसको वर्बली एक्सप्लेन कर दिया, है ना। ये उन लोगों के लिए था जो लोग मतलब एक एज ए ब्लॉग जो लोग पढ़ रहे थे उनके लिए पूरा डिटेल में था, है ना। तो कुछ इस तरह से जेपीएससी का सफ़र रहा, है ना। तो सिख जेपीएससी का भी मेंस का मैंने सिक्स जेपीएससी का मेंस में मैं अपीयर हुआ, फिर 7th जेपीएससी में हुआ, फिर अभी 11th जेपीएससी में, ठीक है। तो यहाँ तो मेरी कॉपी ही चेक नहीं की गई, तो मेरे को आज तक भी नहीं पता है कि 6 जेपीएससी में क्या स्कोर रहा है मेरा, ठीक है। 7 जेपीएससी में अच्छा स्कोर रहा है, कोटा में 108 रहा है, और जीएस में लगभग सब में 120 के आसपास रहा है, ठीक है। और अभी 11 जेपीएससी का मैंने मेंस दिया है, तो आई एम होपफुल अबाउट माई रिज़ल्ट, है ना। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा, है ना, उसको भगवान का आशीर्वाद समझ के उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है ना। तो अब ये सब है। अब है टीचिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि टीचिंग हैज़ बिन वन ऑफ माई की इंटरेस्ट, ओके। मेरा जो इंटरेस्ट रहा है वो टीचिंग रहा है। तो जब मेरी पोस्टिंग पटना में थी, है ना,
जब मैं पटना में पोस्टेड था तो वहाँ पे ढेर सारे कोचिंग अवेलेबल हैं, आपको पता ही है। तो मैं उतने बिजी शेड्यूल में भी अपने तैयारी करते समय भी, है ना, मेरे को टीचिंग इतना पसंद है कि मैं तैयारी के समय भी और उतना हेक्टिक शेड्यूल होते हुए भी मैं समय निकाल के ऑफलाइन पढ़ाने जाया करता था, ठीक है। तो मैंने यूपीएससी का कुछ पेपर जैसे इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी मैंने पढ़ाया है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और बीपीएससी के लिए मैंने इंडियन पॉलिटी, ठीक है। फिर मैंने ऐसे पढ़ाया है ना, क्योंकि ऐसे में मेरा अच्छा मार्क्स रहा है 146 आउट ऑफ 250, है ना। तो ऐसे में 130 प्लस स्कोर करना इज़ अ बिग चैलेंज, ओके। तो वहाँ पे मैंने 146 यूपीसी के मेंस में स्कोर किया है। तो ऐसे को लेकर के काफ़ी अच्छा मतलब पकड़ था, ऐसे पे मेरे अच्छी खासी पकड़ है। और जब मैं पढ़ाया करता था ऐसे तो काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे। काफ़ी लोगों को एक सप्ताह के अंदर वो क्लास के अंदर बैठ के लाइव वो ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिए थे, है ना। तो उसका तरीका होता है। तो खैर यहाँ पे तो ऐसे राइटिंग है नहीं, लेकिन ऐसे राइटिंग को आप आंसर राइटिंग से जोड़ सकते हैं। ऐसे राइटिंग को आप आंसर राइटिंग से जोड़ सकते हैं कि कैसे आपको अलग अलग डायमेंशन को कवर करना है, आपको अपना ओपिनियन कैसे उसमें इनकलकेट करना है, आपका क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे डील करना है ना। तो अभी जो इसी का नतीजा है कि अभी जब मेंटरशिप मैंने स्टार्ट किया था, जो अभी 60 से 65 लोग अभी जो मेंस दिए हैं जेपीएससी का, तो इसका उनको बहुत बेनिफिट मिला। मैंने अलग अलग डायमेंशन पे उसको बताया कि कैसे आपको आंसर लिखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कैसे आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको कैसे एक बैलेंस आंसर लिखना है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में 2 से 3 डायमेंशन होते हैं, 2 से 3 चीज़ आपसे पूछा जाता है। और अब क्या होता है कि आप डिरेल होते चले जाते हैं, किसी एक चीज़ को ही आप लिखते चले जाते हैं, है ना। तो मान लो आप 40 मार्क्स है तो उसका ना एलोकेशन होता है कि चलो 10 मार्क्स इस डायमेंशन के लिए, 20 मार्क्स इस डायमेंशन के लिए, 10 मार्क्स फिर इस डायमेंशन के लिए। तो अगर आप सिर्फ इस डायमेंशन में चले गए या फिर सिर्फ इस डायमेंशन में चले गए तो आपका ये तो मिक्स हो गया ना। तो फिर आपको 40 में क्या है, मैक्सिमम आपको 18-20 आ पाएंगे। लेकिन आप तीनों डायमेंशन को कवर करेंगे तो आपका ये मार्क्स जो है वो 25 to 30 के रेंज में चला जाएगा, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों पे मेंटरशिप में सब बताया गया था, है ना। तो यही सब है। हाँ, तो 3 से 4 साल मैंने पटना में ऑफलाइन टीचिंग मेरा रहा एक्सपीरियंस, ठीक है। और अभी मैं यूट्यूब पे पिछले 1 साल से एक्टिव हूँ, और ख़ासकर इस जेपीएससी से मैं एक्टिव हूँ, है ना। पहले मैं उतना एक्टिव नहीं था। तो इस 11 जेपीएससी से मैं एक्टिव हूँ और काफ़ी अच्छा आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं, ठीक है। जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो चाहे वो सेंटर पे हो या फिर मैं जिस होटल में रुका था, तो मेरे को नहीं पता था कि इतना लोग मेरे को जानने लग गए हैं, है ना। सब लोग आकर के मिल रहे थे, ये बता रहे थे कि आपका सर स्ट्रैटेजी काफ़ी हेल्पफुल रहा है। और हम लोग सिर्फ कुछ कुछ तो ऐसे लोग थे कि सिर्फ आप ही का बताया हुआ करके आए हैं हम लोग, और काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम जा रहा है। तो मेरे को बहुत मतलब खुशी हुई कि चलो इस लेवल पे लोग गंभीरता से ले रहे हैं, है ना। और ये शिकायत भी कर रहे थे कि आप बहुत कम वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे, वीडियोस बीच बीच में डाला कीजिए, हम लोग मोटिवेटेड फील करते हैं जब भी आपका वीडियोस देखते हैं। तो ये सब कुछ सीखने को और जानने को मिला, फीडबैक मिला, तो ये मेरे को थोड़ा मोटिवेट किया, है ना। ओके, तो ये सब चीज़ है। तो ये टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में है। अब मैं चाहता हूँ, मैंने डिक्लेयर भी कर दिया है कि सिर्फ अगर प्रीमियम सर्विसेज आता है जेपीएससी के थ्रू, जिसमें एसडीएम, डायरेक्ट एसडीएम का पोस्ट मिलेगा, क्योंकि जो लोग 12 से 15 साल या 10 साल के आसपास बीडीओ और सीईओ के लेवल पे काम करते हैं, वो फिर प्रमोट होते हैं झारखंड में एसडीएम या एसडीओ के लेवल पे। तो जो लोग 10 साल पहले प्रशासनिक सेवा ज्वाइन किए होंगे और वो अब एसडीएम पे जाएंगे, और आपके पास मौका है कि 14 जेपीएससी में अगर आता है प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू, मतलब बिहार ये सर झारखंड प्रशासनिक सेवा, तो डायरेक्ट आप एसडीएम या एसडीओ इक्विवेलेंट पे जाएंगे। तो ये 10 साल का बच जाएगा ना। तो अगर ये पोस्ट आती है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, कोई गारंटी नहीं है ना। नहीं तो मैं अब तैयारी नहीं करने वाला हूँ, है ना। मैं अब फुल टाइम जो अपना जो कोर इंटरेस्ट है, टीचिंग, सिंगिंग, क्रिएटिव राइटिंग, वो सब को मैं, है ना, उसको मैं जीने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं आप लोगों के लिए मतलब अच्छे अच्छे मतलब सेशन लाया करूँगा, है ना, कैसे आपको तैयारी करनी है। कुछ मैं पढ़ाऊँगा भी जीएस के लेवल पे। जब मैं जीएस में आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, है ना, चाहे वो
पेपर थर्ड हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, या फिर खोटा हो, है ना, क्योंकि इस बार मैंने खोटा पढ़ाया भी है जो लोग मेंस दिए हैं। तो आप देखना कि पढ़ाया कैसे जाता है, जीएस का कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप किया जाता है, उसको डील कैसे किया जाता है ना। तो मैं आपको बता दूं कि पटना में, बिहार झारखंड में प्रॉब्लम क्या है कि इकोनॉमी सबको डराता है ना। पढ़ाने वाले भी डरते हैं और पढ़ने वाले भी डरते हैं, है ना। तो मेरे को वहाँ पे ना सबसे हार्ड जो उनके अनुसार मेरे को इंडियन इकोनॉमी इन लोग थमा दिए कि ये लीजिए आप पढ़ाइए, है ना। और इसमें मैंने इसको इस तरह से पढ़ाया, इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि जो लोग बहुत दिन से गायब चल रहे थे, स्टूडेंट आ नहीं रहे थे कोचिंग्स में, है ना, तो उनके दोस्त उनको फ़ोन करके बुलाए कि आ जाओ, बहुत अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, है ना। तो जीएस को पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैं अब एक टीचिंग जो स्किल है ना, मैं उसको मैं आगे लेकर के आने वाला हूँ कि पढ़ाया कैसे जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इतना सारे जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं अलग अलग तरीके से लाने वाला हूँ। और बहुत लोग मेरे को मेंटरशिप के लिए बोल रहे हैं कि सर जल्दी से बैच बनाइए, हम लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो 2-4 दिन आप लोग रुक जाइए, उसके लिए भी अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। पहले समझ जाइए कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से रहा। और आपके कंटिन्यूस डिमांड पे कि सर स्ट्रैटेजी लाइए, है ना, खासकर 14 जेपीएससी के लिए बहुत लोग वो कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि बहुत कम लोग हैं झारखंड में जो इस तरह से आपको डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बता पाएंगे। तो अब यहाँ से स्ट्रैटेजी स्टार्ट होता है कि आपको करना क्या है ना। तो सबसे पहले मैंने किया है कि अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम स्ट्रक्चर। पहले एग्ज़ाम स्ट्रक्चर को समझिए, जो लोग फ्रेशर्स लोग हैं, जो लोग एक्सपीरियंस्ड होंगे, हो सकता है ये वीडियो देखते समय उनके अंदर में, है ना, कुछ नेगेटिव चीज़ें आ रही होंगी कि क्या इतना बकवासबाजी कर रहा गाली भी देने का मन कर रहा होगा, है ना। तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, है ना। झारखंड में बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उनका वीडियो जा कर के देखिए, है ना। वैसे भी उन्हीं लोग का वीडियो ज़्यादा चलता है, ठीक है। मैं फैक्ट्स पे बात करूँगा कि कैसे तैयारी करनी है ना, लॉजिक पे बात करूँगा, है ना, और इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में, है ना। बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन आपको तैयारी करनी है तो ये सब चीज़ें आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, जनरल स्टडी पेपर 1 200, पेपर 2 200, ओके। तो यहाँ पे अब मैटर करता है कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल में एक अलग से सेक्शन है, वहाँ पे मैं डील करूँगा। बस अभी ये समझ लीजिए कि पेपर 1 जो होता है 200 का, जिसमें आपको जीएस पढ़ना पड़ता है इंडिया का, ठीक है। इंडिया का जीएस पढ़ना पड़ता है ना। मतलब जो बेसिकली जो कॉमन जो जीएस सब्जेक्ट होता है, जैसे इसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ओके। फिर इसमें अलग से जो है वो है मिसलेनियस, है ना, जो कि बहुत ही ख़तरनाक सेक्शन है ये मिसलेनियस, है ना। तो ये कुछ चीज़ें अलग से हम लोग एक दिन सिलेबस पे हम लोग बात करेंगे, किस सिलेबस के किस पोर्शन के लिए कैसे स्ट्रैटेजी अपनाना है, ठीक है ना, उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर है मेंस एग्ज़ाम, है ना। मेंस एग्ज़ाम में टोटल 6 पेपर होते हैं, पेपर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वालिफाइंग होता है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, है ना। ये आप सिंपल ऐसे भी दोनों सेक्शन में लिख देंगे, और कुछ ग्रामर का नॉलेज है तो ये आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, इसका मार्क्स नहीं ऐड होता है ओवरऑल मेरिट में, ठीक है। ये लैंग्वेज एंड लिटरेचर, है ना, इसमें जो झारखंड सरकार द्वारा जो रीजनल लैंग्वेज जो होते हैं, है ना, उसका लिस्ट है, जैसे खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, ये सब आप रख सकते हैं, है ना। तो इसमें मैक्सिमम लोग खोरठा रखते हैं, है ना। तो खोरठा के लेवल पे मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, ठीक है। मेरे वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, है ना, और मैंने नोट्स भी बनाया है, ठीक है। तो ये दोनों मिला करके जो लोग भी खोरठा रखना चाहते हैं, तो ये उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे मैंने उसको डिज़ाइन किया है। तो ये पेड रहेगा, है ना, बट इसको एक बार आप देख लेंगे और नोट्स पढ़ लेंगे तो खोरठा का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी मेरे को मेहनत लगा था नोट्स बनाने में, और इस बार जब रिज़ल्ट आएगा फाइनल तो आप उस समय आप रिस्पांस देख सकते हैं कि जो लोग भी मेरा नोट्स पढ़े हैं, या फिर जो मेरा खोरठा का कोर्स लिए थे, या फिर वीडियोस देखे हैं, उनको क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो उस पर बाद में बात करेंगे। तो पेपर 3 में आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी है,
आप बस मान के ये चलो, है ना। इस पे हम लोग भी बात करेंगे पेपर वाइज। बस आप ये जान लो कि हिस्ट्री और जियोग्राफी होता है, ठीक है। हिस्ट्री में भी अलग 4 सेक्शन है, सॉरी, इसमें भी 4 सेक्शन है ना। 4 सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। इसमें झारखंड का हिस्ट्री भी पढ़ना है और झारखंड का जियोग्राफी भी पढ़ना है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पावर्ड एंड गुड गवर्नेंस, है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी तो सब लोग पढ़ते हैं, है ना, लेकिन पावर्ड से थोड़ा लोग भागते हैं, और गुड गवर्नेंस तो जब मैं पढ़ाया करूँगा, जब मैं स्टार्ट करूँगा मेंटरशिप, तो ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट दूंगा। सबसे जो टफ़ पेपर माना जाता है, सब लोग जो डर रहे थे, जो लोग भी मेंटरशिप ज्वाइन किए थे, इस पेपर से बहुत डर रहे थे, है ना। पेपर 5, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो मेरा जो सबसे जो फेवरेट जो सब्जेक्ट है वो ये है ना। ये जो 2 सब्जेक्ट हैं और ये, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको जानना होता है, समझना होता है, और इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत मायने रखता है। आप कैसे सोचते हैं। अगर आप सिर्फ किताबी सोचते हैं तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। थोड़ा सा चीज़ों को समझिए, द थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड यू, लाइक गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है महंगाई से निपटने के लिए, आरबीआई क्या करते रहता है। तो इस पे आपको ना थोड़ा सा, आप न्यूज़पेपर आपका अगर पढ़ते हैं ना, तो खासकर जो इकोनॉमी वाला जो सेक्शन होता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये भी थोड़ा सा न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। चीज़ों को जो चीज़ें आपके आसपास जो घट रही है, जिससे पॉल्यूशन बहुत न्यूज़ में रहता है। इस बार ऑफ कोर्स जेपीएससी मेंस में पॉल्यूशन पूछा भी, है ना। पॉल्यूशन हो गया, आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, चाहे वो फिर आपको अदर अलग अलग जो इम्पैक्ट्स है क्लाइमेट चेंज का, लाइक आपका जो डिप्लेशन लेयर है ओजोन लेयर का, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया, एसिड रेन हो गया, है ना, आपका डिफॉरेस्टेशन हो गया, है ना। तो ये सब इन्वायरमेंट में ये सब चीज़ें पढ़नी होती है। इन्वायरमेंट को कंजर्व कैसे करना है। जनरल साइंस में आपको सिर्फ बायोलॉजी और फिजिक्स पढ़ना है ना। बायोलॉजी मतलब लाइफ साइंसेस पढ़ना है, ठीक है। और इसमें फ़िज़िक्स में आपको पढ़ना है फिजिकल साइंस, ठीक है, कि कैसे मेजरमेंट ऑफ सिस्टम कैसे होते हैं। फिर आपका सोलर सिस्टम पढ़ना है ना। फिर साउंड पढ़ना है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में आपको ये पढ़ाया जाता है कि ऐसा क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है जो जिससे कि कॉमन जो इश्यूज़ होते हैं, कॉमन जो लाइफ के जो प्रॉब्लम होते हैं, उसको कैसे एड्रेस किया जा रहा है ना। तो इसमें जैसे आपको पढ़ना होता है इसमें जैसे आपको पढ़ना होता है स्पेस, है ना, डिफेंस, ओके, है ना। फिर आपको साइबर सिक्योरिटी, है ना। तो स्पेस में सैटेलाइट वगैरह के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। फिर आपको इसमें बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना होता है। मतलब हर वो चीज़ जो आपके लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जन सामान्य का जो समस्या है। तो जाहिर सी बात है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से हम लोग अलग अलग पर्पसेस होते हैं, है ना। जो डिफेंस में अलग अलग जो टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, है ना। फिर रिमोट सेंसिंग वगैरह स्पेस में ही पढ़ना होता है। फिर अलग कुछ कुछ बीमारी के बारे में पढ़ना है, जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, है ना, लेप्रोसी हो गया, ठीक है। तो फिर HIV एड्स हो गया, है ना। तो एक बीमारी वाला सेक्शन है, उसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो ये सब सिलेबस पे हम लोग बात करेंगे इन सब चीज़ों को। तो आपको क्या है कि आपको एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन रखना है आपको, है ना। हर चीज़ सिर्फ आप किताब से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेंस के लेवल पे। इंटरव्यू के लेवल पे पर्सनालिटी टेस्ट, ये 100 मार्क्स का होता है। तो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो 100 में आपको जो भी मार्क्स आएंगे, है ना, 50, 60 या 70 जो भी होते हैं, मेरे 55 आए थे, है ना, 55 आउट ऑफ 100। तो ठीक है, इंटरव्यू के बारे में कभी और बात कर लेंगे, बट अभी आप स्ट्रक्चर को समझो, है ना, कि स्ट्रक्चर क्या है। तो ये हमारा पहला ख़त्म हो गया, अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम स्ट्रक्चर, ओके। फिर है क्रिएट अ स्टडी प्लान। अब आपको पता चल गया कि क्या पढ़ना है, कैसे इसका है। तो आप इसको स्टडी प्लान करो। एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलो, एक डेली शेड्यूल लेके चलो, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म प्लान में आप ना पेपर 3, 4, 5, 6 का आप टारगेट लेके चल सकते हो। पेपर 2 का भी लेके चल सकते हो। जैसे अभी वैकेंसी नहीं आई है ना, तो अभी आप पेपर 2 आप कंप्लीट कर सकते हो, पेपर 2 आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म आपको प्लान करना पड़ेगा कि चलो मेरे को, अगर सपोज़ दिस इज़ योर कैलेंडर, ओके,
दिस इज़ योर कैलेंडर, है ना। 1 2 3 4 ज़्यादा हो गया, ठीक है। यानी कि आपका ये कैलेंडर है, हाँ। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो आप इस तरह से आप ना एक टारगेट लो कि मेरे को इस 2 महीना में इस पेपर को या 1 महीना में इस पेपर को कंप्लीट करना है, इस पर्टिकुलर मंथ में मेरे को ये करना है। फिर आप दूसरे चीज़ों पे मत सोचना, है ना। और एक डेली आप प्लान लेके चलो, ठीक है, कि डेली में मेरे को क्या करना है। जैसे कुछ करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर पढ़ना है, या फिर कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको टफ लगता है, जैसे पेपर 5 और पेपर 6 आप डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, तो आपको डेली पढ़ना है उसके बारे में, ठीक है। तो उनको रिवाइज़ भी करते रहना। लेकिन साथ ही साथ आपका जो है, अगर आप एक दिन में 10 से 12 घंटे का अगर आप स्टडी आवर रखते हो आप, है ना, तो 8 घंटा क्या करो, आप लॉन्ग टर्म पे काम करो, लॉन्ग टर्म प्लान पे, इसमें 8 आवर्स, और 4 आवर्स जो है ये डेली शेड्यूल पे, ठीक है। तो आपकी तैयारी बैलेंस रहेगी, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, है ना। तो जब मैं मेंटरशिप लूँगा, जो लोग भी जुड़ेंगे, तो उनको मैं तरीका बताऊँगा कि कैसे टारगेट रखना है हर एक पेपर का, कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो है ना, लेकिन ये उन लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो लोग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं या फिर उनकी मजबूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ भी आपको कहीं से कुछ सीखने को मिले, है ना। इतना डिटेल्ड स्ट्रैटेजी शायद ही आपको झारखंड में मिले, है ना। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों पे बारीकियों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। समय थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। आप 6 महीना साल भर बर्बाद करने से अच्छा है कि आप आधा 1 घंटा थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। आप गैदर स्टडी मटेरियल, जो तीसरा पॉइंट है ना। ये NCERT बुक लोग 6 to 12 बोलते हैं, लेकिन मैं उतना नहीं आपको बोलूँगा। आप 9 to 12 वो भी सेलेक्टेड पढ़ना है, ठीक है। सेलेक्टेड चैप्टर एज़ पर सिलेबस। मान लो आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो, तो सारा चीज़ आप क्यों पढ़ोगे, है ना। आप देखो कि 9 से 12 के बीच में खासकर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक आती है उसको पढ़ना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, नेवर, है ना। इसको नहीं पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है। तो इंडियन इकोनॉमी, मान लो जैसे आप फिजिकल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है ना, राजकोषीय नीति या फिर मौद्रिक नीति, या फिर आपको गरीबी, है ना, बेरोजगारी, है ना। तो ये सब चीज़ अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये भी क्यों ज़रूरी है, NCERT इज़ नॉट नेसेसरी, ओके। अगर आप एक कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ लें, है ना, स्टैंडर्ड बुक पढ़ लें, तो आप गरीबी वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, बेरोजगारी वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, मौद्रिक नीति। तो एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से क्या होता है कि आपको वहाँ पे सारी चीज़ मिल जाते हैं। और आप NCERT पढ़ेंगे तो अलग अलग चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा। तो मैं आई विल रिकमेंड कि आपको एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहिए। बाकी समय उतना नहीं बर्बाद करना है, ठीक है ना। कि अब चलो 6 to 12 NCERT पढ़ते हैं, फिर उसमें ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टडी मटेरियल बता दिया। जैसे पॉलिटी एंड पॉवर्टी के लिए आप M लक्ष्मीकांत लो, और ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ NCERT कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हिस्ट्री में टोटल 4 सेक्शन होता है, ठीक है। तो 4 सेक्शन होता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप जो स्पेक्ट्रम की बुक आती है आप उस पर कम्प्लीटली रिलाई हो सकते हैं, ठीक है। बाकी इन सब चीज़ों के लिए दोनों में से कोई आप एक ले लीजिए, है ना। तो जैसे RS शर्मा का है, ठीक है ना, तो आप एंशिएंट वहाँ से कर लीजिए, ठीक है। और मतलब 2 ही सेक्शन को लेके चलिए, या तो एंशिएंट पढ़िए या मेडिवल पढ़िए, है ना। लेकिन प्रीलिम्स के लिए आपको अलग से चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़िए, ठीक है, और लुसेंट ज़रूर पढ़िए, है ना। आप उससे आपका क्या होगा कि फैक्ट्स जो है स्ट्रांग होगा, है ना। तो हिस्ट्री के लिए आप ये कर सकते हैं। कितना लोग जैसे बोलते हैं कि ऑनलाइन कुछ कुछ चीज़ अवेलेबल है, तो अगर आपके पास वो भी मटेरियल है तो ठीक है, पढ़ सकते हैं। जैसे दृष्टि का रहता है, ओनली आईएएस का है ना। तो अगर आपके पास वो पैकेज आप मंगवा के रखे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको अलग से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पेसिफिक बुक आप पढ़ सकते हो, है ना। तो हिस्ट्री के लिए आप थोड़ा सा NCERT आप पढ़ सकते हो, है ना। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा की बुक आती है ना। लेकिन स्पेक्ट्रम में अच्छा दिया है मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। फिर आप RS शर्मा का पढ़ सकते हैं, है ना। तो हिस्ट्री के लिए आप ये अप्रोच रख सकते हैं। जियोग्राफी के लिए मैंने हिस्ट्री के लिए कह दिया NCERT इन स्पेक्ट्रम। माजिद हुसैन जियोग्राफी के लिए सही बुक है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, खासकर जो जियोग्राफी ऑफ इंडिया है बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। आप उसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर क्लास 11th और 12 की ना एक बुक है NCERT की, एक फिजिकल इन्वायरमेंट वाला एक आपको मिलेगा, है ना। आई थिंक ये क्लास
11th या 12th का एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो फिजिकल इन्वायरमेंट लिखा हुआ है उस पर, है ना, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि इस बार वेजिटेशन से क्वेश्चन था, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब यहाँ से आपको फंसेंगे ही फंसेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है, मेंस में भी प्रीलिम्स में भी। तो फिजिकल इन्वायरमेंट वाला आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं। और एक है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, है ना, क्लास 11th की, ये 12 की है फिजिकल इन्वायरमेंट। एक है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, है ना, क्लास 11th का, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उससे आपका क्या होगा कि जो जियोग्राफी में जो फिजिकल जियोग्राफी वाला जो पार्ट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, और कुछ कुछ आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, है ना, जो जियोग्राफी का जो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। इकोनॉमी में रमेश सिंह आराम से पढ़िए, कोई इशू नहीं है ना, मैंने इसको पढ़ा है, मैंने तो इकोनॉमी की बहुत सारी किताबें पढ़ी है, लेकिन आप बिगनर्स के लिए रमेश सिंह सही है ना। अब मैं के शंकर गणेश नहीं बोलूँगा, वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें क्लियर नहीं हो पाएगी, समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए रमेश सिंह पढ़िए, बहुत आराम से लिखा हुआ है सब कुछ। जनरल साइंस के लिए एनसीईआरटी और लुसेंट का जनरल साइंस, है ना, इससे ज़्यादा नहीं सोचना है। बाकी जो टेक्नोलॉजी पार्ट है, अच्छा यहाँ पे मैंने कवर किया है। इन्वायरमेंट के लिए शंकर आइस अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो इंटरनेट कंटेंट आराम से आप रेफ़र कीजिए, ठीक है। आने वाला समय में पूरा मैं जेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कंटेंट मैं बनाने वाला हूँ, डिज़ाइन करने वाला हूँ, है ना, तो कंटेंट के लेवल पे लोगों को अब समस्या नहीं होगी। शायद मेरे को इसमें 2-3 महीना समय लग जाए, लेकिन मैं वो बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ का मैं मटेरियल लाने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैंने मेंस के लिए बीबीआई क्वेश्चंस और आंसर का सीरीज़ लाया था, इससे हम लोग को इतना बेनिफिट हुआ है मेंस में, मतलब लोग ना 30 से 35 दिन में पढ़ के ना बहुत कॉन्फिडेंट होकर के जा कर के एग्ज़ाम दिए। और एक दिन मैं लाऊंगा क्वेश्चन सब दिखाऊंगा कैसे वो क्वेश्चंस वहाँ से वहाँ पे पूछे गए हैं, और कैसे मैंने उसका आंसर रेडी किया था, और कैसे आप उसको पढ़ के, है ना, एक कंफर्टेबल जोन में आ सकते थे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ कुछ होने वाला है। मैं सारे ये जो चीज़ है ना, मैं एक कंप्लीट नोट्स लाऊंगा, एक इंटीग्रेटेड नोट्स लाऊंगा, और फिर कुछ और मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, इस पर मैं काम करने वाला हूँ, है ना, बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी आप इसमें तो पूरा आपको इंटरनेट पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। जैसे कोठा का मैंने शानदार नोट्स बनाया ना, उसी तरह से मैं सारे पेपर 3, 4, 5, 6, है ना, सारे पे मैं काम करने वाला हूँ। और एक आपको एक ऐसा मतलब मटेरियल देने वाला हूँ कि आपको बस वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं ना, बस आपको अगर उपेंद्र गुप्ता सर की आपको अगर नोट्स आपके हाथ आ गई, है ना, तो आपको और कुछ सोचना नहीं है, ठीक है ना, उस हिसाब से मैं काम करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई एम गोइंग टू लॉन्च अ कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, सो यू कैन रिलाई ऑन माई स्टडी मटेरियल, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू विथ एवर मेंशन बुक्स, है ना। तो आने वाले समय में जब भी होगा मैं अनाउंस करूँगा, तो आप ले सकते हैं और उसको आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स एज सच कुछ ज़्यादा रोल है नहीं जेपीएससी में, तो करंट अफेयर्स को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको मैंने इसलिए मेंशन किया है कि आप थोड़ा सा आपकी राइटिंग स्किल अच्छी हो पाए। जब तक आपके सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, जब तक वो नहीं रहेगा तो क्या है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा कुछ महीनों के लिए आप 2 से 3 महीना इन सब चीज़ों पे काम कर सकते हैं। बाकी डेली हैबिट में आप रीडिंग को इंक्लूड कीजिए, न्यूज़पेपर रीडिंग आप 30 से 45 मिनट आप रीडिंग पे ध्यान दिया कीजिए, इससे आपको ना बहुत ही माइंड आपका जो है ना डेवलप होगा। तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ा कीजिए। झारखंड करंट अफेयर्स के लिए या तो कोई कोचिंग वाले, जैसे उड़ान हो गया, एग्ज़ाम फाइटर हो गया, डीएसपी की पाठशाला, ये सब करंट अफेयर्स सेगमेंट्स लाते हैं जब एग्ज़ाम होता है, तो उस समय किसी एक को आप ले लेना और पढ़ लेना, ठीक है। नहीं तो ऐसे आप क्या करना, बीच बीच में IPRD जो वेबसाइट है झारखंड सरकार का, इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं, तो आप वहाँ से ना मतलब आप देख सकते हैं कि क्या क्या झारखंड में हो रहा है, नहीं हो रहा है। कभी कभी कैबिनेट का जो मीटिंग होता है उसका आउटकम आता है, उसको भी कभी कभी यूट्यूब पे देख लिया कीजिए, है ना, झारखंड सरकार का अपना चैनल है यूट्यूब, तो आप वहाँ पे कैबिनेट्स में जो अलग अलग डिसीजन जो लिए गए हैं तो उससे भी आप अपडेट रहेंगे, तो वहाँ के स्कीम प्लान से आप, है ना, रूबरू होते रहेंगे। बजट एंड इकोनॉमिक सर्विस इज़ द बेस्ट सोर्स, है ना, रिलेटेड टू द करेंट अफेयर्स ऑफ झारखंड। तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का आदत डाला कीजिए, और कुछ नहीं तो उसका सिनॉप्सिस ही पढ़ लिया कीजिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आपको करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2, ओके।
पेपर 2 पे क्या है कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रीजनल लैंग्वेज के साथ जाएंगे। थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़े तो करना पड़े, है ना। जैसे इसमें खोरठा हो गया, नागपुरी हो गया, संथाली हो गया, है ना। तो अगर आप संथाली में कंफर्टेबल हैं, आप लिख बोल पाते हैं, तो आपको इसको लेना चाहिए, है ना। फिर ये खोरठा नागपुरी है। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश होता है, बस यही 4-5 पेपर ज़्यादा लोग लेते हैं, ठीक है। तो आप, मैं तो कहूँगा कि आप खोरठा ले लिया कीजिए। खोरठा पे मतलब अच्छे नंबर्स भी आते हैं और सिलेबस भी थोड़ा कम है। हालांकि सिलेबस आपका कम ही है, बट थोड़ा सा क्या है कि इधर ये थोड़ा सा लेंदी है सब, है ना, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो आप खोरठा पे जो लोग खोरठा बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा, आप भले इंग्लिश मीडियम में आपने पढ़ाई की है ना, आप मेरा वीडियो लेक्चर्स देख लो, आप एकदम बहुत ही क्रिस्प है। और नोट्स, आप कितना भी नया हैं और आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो मैंने खोरठा को इस तरह से पढ़ाया है और इस तरह से नोट डिज़ाइन किया है कि खोरठा आपको बहुत इजी हो जाएगा, है ना। आपको बस 25 से 30 दिन काम करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। 25 से 30 दिन काम करने की ज़रूरत है। अगर ठीक ठाक लोग रेडी होते हैं तो मैं खोरठा फिर से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि मिनिमम, है ना, 100 के आसपास स्टूडेंट होने चाहिए, तब मैं पढ़ा पाऊँगा, ठीक है ना। इस बार चूँकि मेंस के लिए लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं 50 का बैच स्टार्ट किया था, तो फिर आगे चल के वो 60-65 हो गए थे लोग, है ना। तो सोचा जा सकता है ना। लेकिन मैं कहूँगा कि आप दोबारा फिर से क्यों करना है ना, जो मैंने पढ़ाया है वही आता ही है, उतना ही सिलेबस ही है, तो वो ऑलरेडी उसका लिंक है मेरे पास, है ना। आप इंटरेस्टेड होंगे तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। नॉमिनल चार्जेस पे आपको मार्केट में खोरठा आपको 10,000 8,000 ऐसे पढ़ने को मिलेगा। 8,000 में आप पढ़ेंगे, है ना, और उतना बेनिफिट भी नहीं होगा। मैं उसको 3,000 तक में दे सकता हूँ। 3,000 में आपका पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा नोट्स के साथ, तो आपको और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका हो सकता है सेविंग्स। हालांकि आपका ध्यान यहाँ पे ज़्यादा जाएगा क्योंकि उन लोग फेमस लोग हैं, लेकिन क्या है कि इनसे पढ़ने के बाद भी ना फिर मेरे पास आपको नोट्स के लिए आना ही पड़ेगा, ठीक है। नोट्स के लिए फिर जो एक्सप्लेन मैं करता हूँ टॉपिक्स को, है ना, तो आपको आना ही पड़ेगा। तो बेहतर है आप स्टार्टिंग से ही आप जुड़ जाना मेरे से, ठीक है। फोकस ऑन झारखंड स्पेसिफिक कंटेंट, ठीक है। तो झारखंड का हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, ये सब जो झारखंड का जो भी आप बुक पढ़ेंगे, जैसे उड़ान हो गया या फिर मनीष रंजन, ओके। मेरे पास उतना समय नहीं है, नहीं तो मैं झारखंड पे बुक लिखता या फिर अपना नोट्स लाता, लेकिन समय मिलता है तो मैं भी लाऊंगा आने वाले समय में, ठीक है। तो ये सब को थोड़ा सा पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ना है ना। CNT SPT अलग से एक सरदर्द है JPSC की तैयारी में, तो ठीक है, आपको इस पर आपको 15 से 20 दिन आपको कम्प्लीटली समय देने होंगे, क्योंकि यहाँ से आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं, है ना, यानी कि 40 मार्क्स, ओके। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर ये आप डायमेंशन कर लेते हैं, और CNT SPT और करंट अफेयर्स तो आपको झारखंड में कम से कम 70 के आसपास तो आपके सही हो ही जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने कहा है कि रेफर टू झारखंड स्टेट गवर्नमेंट पब्लिकेशन, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, लोकल न्यूज़पेपर, थोड़ा सा ध्यान में रखा कीजिए। अब यहाँ से बात आती है राइटिंग स्किल पे, है ना। तो कुछ कुछ टॉपिक पे पहले एक होता है, उसको बोलते हैं फ्री राइटिंग, है ना। मतलब ज़्यादा आप डायरेक्ट आप क्वेश्चंस आप ना लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आप ना लिखो। मान लो एक टॉपिक उठाओ, पॉल्यूशन, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब कि व्हाट इज़ पॉल्यूशन, व्हाट इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल पॉल्यूशन, ऐसा कुछ नहीं। बस एक टॉपिक लो, पॉल्यूशन, आप इस पे लिखो, आप क्या जानते हो, क्या लिख सकते हो आप। फिर आप मान को लो आप बेरोज़गारी। ये सब मैं राइटिंग स्किल बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे राइटिंग स्किल बढ़ाया जाता है। ये सब हम लोग किए हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। बेरोज़गारी पे आप क्या समझते हैं? बस इसको फ्री राइटिंग बोलते हैं। जो आपको मन में है बस लिखते रहिए, बस, लेकिन आप लिखिए, है ना। गरीबी, है ना, महंगाई, है ना। अभी आप भूल जाइए कि सर महंगाई क्या होता है, इसके अलग अलग क्या टाइप होते हैं, सरकार इसके लिए क्या लाती है, सब अभी आप क्वेश्चन के फॉर्म में मत जाइए, ठीक है। सिर्फ आप ये जानिए कि महंगाई पे आप क्या लिख सकते हैं, है ना। आप महंगाई का डेफिनेशन नहीं जान रहे हो, फिर भी आप लिखो कि महंगाई का प्रभाव क्या पड़ता है, सरकार को क्या करना चाहिए, महंगाई क्यों बढ़ता है, ठीक है। ये सब तो आप लिख सकते हो ना। तो ये सब के थ्रू आप ना अपना राइटिंग स्किल आप बढ़ा सकते हो। आगे पीछे कुछ नहीं, है ना। पर्यावरण आप एक टॉपिक ले लो, आतंकवाद ले लो आप, है ना। डेली आप कुछ लिखो, मतलब, लेकिन आप लिखो, है ना। लेकिन ऐसे ही मतलब
हलवा टाइप से नहीं इतना लेना है जैसे कि नहीं मेरा तो हो जाएगा अचानक से, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब आप इस पर लिखना शुरू कर देंगे तो फिर ऐसा स्ट्रक्चर अप्रोच आप लाएंगे कि चलो इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, इस पॉइंट में तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने में आपको 2 से 3 महीने लगेंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप स्ट्रक्चर्ड आंसर लिख पाएंगे जिसमें इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन। जो लोग भी जुड़ेंगे उनको मैं बताऊँगा कि कैसे ये सब डेवलप किया जाता है, ठीक है। इनहेंस आर्टिकुलेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल, कोई चीज़ को पहले मतलब ऐसे सिंपल रखना और उसको एक असरदार तरीके से रखना है ना, तो ये प्रेजेंटेशन स्किल भी धीरे धीरे आपके अंदर में डेवलप हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। स्टे मोटिवेटेड एंड हेल्दी, सेहत का ध्यान रखना है ना, थोड़ा सा पॉजिटिव फील करना है, मोटिवेटेड रहना है। मेंटल हेल्थ के लिए आपको ये सब ज़रूरी है ना। आप एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन कीजिए, है ना, या ऑनलाइन फॉरम जो भी सपोर्ट होता है, ठीक है। जैसे मैं बीच बीच में आकर के सेशन लेते रहता हूँ, मेरा टेलीग्राम अपना चैनल है ना, तो आप उपेंद्र 333 आप टेलीग्राम में आप टाइप करेंगे तो वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। तो मैं वहाँ पे कुछ कुछ पोस्ट करते रहता हूँ, है ना, कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज़ की वीडियो आती रहती है, तो आप ऐसा कुछ करके, हाँ। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगा कि कोई एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। अभी क्या है, मैं देखता हूँ हर एक स्टूडेंट 10-10 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है, उनका दिन भर उसी में जाता है ना। ये यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन आया, यहाँ पे क्या है, अरे यार अलग अलग चैनल में देखने से क्या नोटिफिकेशन चेंज हो जाएगा। सिर्फ आप जेपीएससी और जेएसएससी आप हर एक 2-3 दिन पे ज़्यादा ज़रूरी रहता है तो आप 5 दिन पे एक बार विज़िट कर लिया करो, वहाँ पे नोटिस देख लिया करो कुछ आया है क्या। नहीं भी आया हो तो मार्केट में इतना हल्ला होता है कि पता चल ही जाएगा। तो कोई एक टेलीग्राम चैनल पे तो आपको पता चल ही जाएगा ना। तो एक ही चीज़ के लिए 10 जगह टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन करके रखना है, करना क्यों है 10-10 तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन। बस लोगों का चैट पढ़ने के लिए, लोग उसमें ग्रुप में बहसबाजी करते रहते हैं, इन सब चीज़ों से निकलिए, ठीक है। कोई एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से अपडेट मिल जाएगा, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, है ना। चाहे वो किसी का भी हो, ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही आप करो, है ना। अगर आप किसी और का फॉलो कर रहे हो टेलीग्राम चैनल, मेरे को आप अनफॉलो कर दो, मेरा ग्रुप छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये 2 तरह का चीज़ होता है, कितना है तो एक मतलब सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए लोग 10-10 तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखे रहते हैं। वो डेट बताता है कि कब एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, ये सब तो आपको वेबसाइट पे भी पता चल जाएगा ना। तो इतना मगजमारी क्यों करना है, ठीक है। तो आपको लगता है कि चलो ठीक है वो ऑथेंटिकेशन उसका रहता है कुछ रहता है, तो आप उसको एक ज्वाइन करो, एक उसको कर लो, और एक जो स्ट्रैटेजी जो बताता है। जैसे मैं डेट फेट नहीं बताता हूँ कब एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, ये सब फालतू चीज़ें मेरे को नहीं करने आती है, ठीक है ना। ज़रूरत पड़ा तो मैं बता दिया करूँगा आकर के, चलो ठीक है आप लोग थोड़ा तैयार हो जाइए, हो सकता है एग्ज़ाम हो, उस हिसाब से करूँगा। लेकिन तो आप एक नोटिफिकेशन वाला टेलीग्राम आप ऑन रखो और एक स्ट्रैटेजी वाला, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आप रखो, लेकिन 10-10 तो आप ग्रुप ज्वाइन करके रखे हो तो क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ करना है। फिर यूट्यूब चैनल कुछ लोगों का आप फॉलो कीजिए जो लोग रहता है, नहीं तो बाकी सबको ना वो एकदम सीधा क्रॉस करके रखिए कि इसका वीडियो मेरे को नहीं देखना है, नहीं मेरे को 8-10 मिनट देना है, नहीं फालतू का बात सुनना है। अगर मेरा वीडियोस भी आपको बेकार लगता है, हेल्पफुल नहीं लगता है, यूज़फुल नहीं लगता है, तो जब आप चैनल मेरा देख रहे होंगे तो यहाँ पे 3 डॉट दिखाता है ना, यहाँ पे जा करके डो नॉट रिकमेंड दिस चैनल उसको कर दीजिए कि नहीं इसका वीडियो मेरे को देखना ही नहीं, ठीक है। मैं हर चीज़ में अपने पे एग्जांपल देता हूँ, है ना, मैं किसी और का नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका दिमाग ना दिमाग है, वो नहीं है, मतलब रॉबर्ट नहीं है कि जितना भी चीज़ इसके अंदर डालते चले जाओ इसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई पीड़ा नहीं होगी, है ना। दिमाग भी थकता है, तो इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ डालिए, ठीक है। अच्छे से नींद लिया कीजिए, ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लिया कीजिए कि क्या होगा नहीं होगा। आपको 8 से 12 महीने फोकस्ड रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है ना। एक वैकेंसी आएगी जेपीएससी की, और 8 से 12 महीने का फोकस्ड आपका जो है वो आपका रिज़ल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले तो सोचना नहीं है आपको, तो इतना समय तो देना ही है ना, 8 से 12 महीना, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए, अगर एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह कर लिया कीजिए, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर है रिव्यू एंड एडजस्ट। आप देखो कि आप कहाँ पे हो, है ना। थोड़ा सा एसेस किया कीजिए, अपना फीडबैक देखिए, है ना, खुद को इवेलुएट कीजिए कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, है ना।
थोड़ा सा दोस्त लोग से बात किया कीजिए, जो लोग उन लोग भी तैयारी कर रहे हैं कि हाँ तुम्हारा कहाँ तक कंप्लीट हुआ, मेरा तो यहाँ तक हो गया, देखो ना ये टॉपिक में इश्यूज़ हो रहा है, तुम्हारा क्लियर है तो मेरे को बता दो, है ना। तो इसके लिए आप एसेस करने के लिए, मतलब इवेलुएट करने के लिए 2-3 तरीके हैं, ठीक है। या तो आप टेस्ट सीरीज ले लो आप, है ना। तो टेस्ट सीरीज में प्री होता है और मेंस होता है ना। तो मैं ये कहूँगा कि प्री का जब तक आपका 70% सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, आप प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज नहीं लोगे, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, 70% आप सिलेबस कवर करोगे, उसके बाद ही आप लोगे, है ना। मेंस का थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद लिखना है, मेंस का टेस्ट सीरीज लेना है, ठीक है। तो आने वाले समय में हो सकता है शानदार जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रीलिम्स जो होते हैं उनका टेस्ट सीरीज में डिज़ाइन करने वाला हूँ, ठीक है। आप एक बार मेरा टेस्ट सीरीज दे करके देखना, फिर समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं लाने वाला हूँ, मेरे पास थोड़ा समय की कमी है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों पे काम करने वाला हूँ, क्योंकि अब मेरे को खुद की तैयारी करनी है नहीं, तो अब मैं अपना जो टाइम है मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो सिलेबस को मैनेज करने में, लेक्चर को डिज़ाइन करने में, मेंटरशिप करने में, कुछ कंटेंट को क्रिएट करने में, कंटेंट जो मेरे को बनाना है, फिर टेस्ट सीरीज हो गया, इन सारी चीज़ों पे मैं काम करने वाला हूँ। ये सब ना बहुत अनोखा और मतलब यूनिक होगा, ठीक है ना, है ना। जब मैं टॉपिक गेस कर सकता हूँ, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो फिर तो मैं क्वेश्चंस में क्या क्या गेस करूँगा और क्या टेस्ट सीरीज का लेवल रहेगा वो खुद समझ सकते हैं, ठीक है। यूज़फुल रिसोर्सेज मैंने कहा है कि सिर्फ आपको JPSC, है ना, कि वेबसाइट पे आपको रिलाई करना है। नेवर गेट डाइवर्टेड फ्रॉम यूट्यूब चैनल रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट, है ना। सब लोग आकर के जो है ना बकैती काटते रहते हैं, है ना, ये होने वाला, ये होने वाला, वो सब चीज़ों से बचिए। सिर्फ JPSC का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। इस बार ना 11 JPSC में बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, क्योंकि झारखंड के जो कुछ फेमस जो लोग थे, जिनके बातों पे लोग यकीन करते थे, उन लोग सीधा आकर के अनाउंस कर दिया कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा 17 मार्च को प्रीलिम्स का। और लोग ना थोड़ा सा कैजुअल हो गए, और उनका ना 1 से 2 क्वेश्चन के चलते उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, है ना। और वो बाद में वो वीडियो उन लोग डिलीट कर लिए। तो ये सही चीज़ नहीं है। आप लोग मत ही, मैं बार बार कह रहा था कि 17 मार्च को ही लेकर के आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, आप ढीला ढाला मत पढ़ो। जो आप डे 1 से सीरियसनेस दिखा रहे हो वो आप मेंटेन करो। लेकिन ये ना इन लोग आए और बोल दिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, है ना। और नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, इंसान होता है, उसका फिर जो साइकोलॉजी होता है उस हिसाब से फिर चेंज होने लग जाता है ना। तो क्या हुआ कि लोग सीरियसनेस का लेवल जो थोड़ा वो कम कर दिए। और मैं कई एक लोगों को जानता हूँ जिनका ना 2 से 4 क्वेश्चन के चलते उनका रिजल्ट नहीं हो पाया है प्रीलिम्स में। फिर से उनको 1 साल का इंतज़ार करना, फिर से प्रीलिम्स का फॉर्म भरना। तो ये इट हैज़ बीन वेरी डिजास्टर्स फॉर दोज, है ना, who frequently rely on such यूट्यूब चैनल। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, आप सिर्फ JPSC अगर बोल रही है कि मैं एग्ज़ाम लूँगा, आप उस पर ध्यान दीजिए ना। काहे के लिए ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाना है, नहीं होगा नहीं होगा, है ना। तो आपको ये सब थोड़ा सा करना है। फिर कोचिंग वगैरह के बारे में मैंने बताया, टेस्ट सीरीज के बारे में। कोचिंग अगर आपको करना है, लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग करना है, तो पहले जो लोग वहाँ से पढ़े हुए हैं उन लोग से थोड़ा सा फीडबैक लीजिए कि कैसा पढ़ाया जाता है, सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है कि नहीं कराया जाता है। प्रीलिम्स के लिए ऐसा कोई मेरे को बताते हैं कि सर कोचिंग वालों का भी क्या हाल हो गया है कि चाहे वो प्रीलिम्स हो कि मेंस हो, है ना, आपको पढ़ाया एक ही चीज़ जाता है ना। तो जो प्रीलिम्स बैच जो ज्वाइन करेगा उसको भी वही पढ़ाएगा, मेंस जो ज्वाइन करेगा उसको भी वही पढ़ाएगा। तो थोड़ा इन सब चीज़ों से बचिए, है ना, क्योंकि बहुत कोचिंग का बहुत कमी है झारखंड में, है ना। कोई है ही नहीं डंका की चोट पे कि पूरा मेंस पढ़ा दे, ठीक है ना। मतलब मेरे को नहीं लगता है, जहाँ तक मेरे को सुनने में आया है, जो लोग जहाँ से पढ़े हैं, मैं नाम नहीं लूँगा बड़े बड़े कोचिंग्स का, है ना, लेकिन कंप्लेन करते हैं मेरे को कि सर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कहीं भी ज्वाइन करने से पहले एक बार ज़रूर फीडबैक लीजिए, थोड़ा सा 1 सप्ताह का समय लीजिए ज्वाइन करने से पहले, एडमिशन लेने से पहले। ये नहीं कि सिर्फ यूट्यूब पे देखे चकाचौंध, डिजिटल बोर्ड 10-20 लोग पढ़ रहे हैं, पूरा मोटिवेशन वाला पीछे से गाना चल रहा है और जाके ज्वाइन कर लिए, ऐसा गलती मत कीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ। और सबसे बेस्ट जो चीज़ होता है सेल्फ स्टडी। मैं तो इस पे मेंस पे भी बनाते रहता हूँ कि सेल्फ स्टडी पे आप फोकस करो। लेकिन ठीक है, उसके बाद भी लगता है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, तो किसी का आप
है ना। कोई सीनियर आपका प्री मेंस निकाला है तो आप उसका मेंटरिंग ले लो ना, वो ज़्यादा सही रहेगा। जो लोग पढ़ा रहे हैं ना उससे तो अच्छा ना लोग जो मेंस खुद क्वालिफाई किए हैं या इंटरव्यू दिए वो ज़्यादा आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे, ठीक है ना। कोचिंग वाला कहीं कुछ नहीं हो पाता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला है, वो आपको ज्ञान बांटते फिर रहे हैं कि ऐसा तैयारी करो वैसा करो, है ना। तो आपको उन लोग से पढ़ने से बेहतर है कि आप थोड़ा, कुछ लोग स्टेज में गए हैं उनसे पढ़िए। कुछ लोग पास भी किए हैं प्रीलिम्स मेंस, है ना, जो लोग पढ़ा रहे हैं, हालांकि वो पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो वो आज से 15-20 साल पहले जब जेपीएससी का सिलेबस कुछ, है ना, अलग हुआ करता था, बहुत पुराने ज़माने का। अभी का जो सिलेबस है जेपीएससी का वो बहुत शानदार है। तो अभी जो लोग इस सिलेबस को हैंडल किया है ना, या जो कर रहा है कि कैसे वो अपनी तैयारी का रणनीति रखें। पहले जेपीएससी में मात्र 2 पेपर हुआ करता था, जीएस का पेपर 2 हुआ करता था, 2 ऑप्शनल हुआ करता था। तो इन लोग क्या बता पाएंगे कि क्या जीएस का क्या रहना होता है, क्या डायमेंशन होता है। अभी आपको 4-4 जीएस पेपर पढ़ना है, वो भी बड़ा बड़ा सिलेबस है। तो अभी वाले ज़्यादा आपको बता पाएंगे ना। पहले वाले तो इनको पता भी नहीं है कि इन्वायरमेंट क्या है, पवेट क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट सब क्या है, सब तो इन लोग जाने भी नहीं है, ठीक है। तो अभी बहुत बड़ा सिलेबस है जेपीएससी का। तो थोड़ा सा अभी आप लोग, है ना, चकाचौंध में मत जाइए, है ना, कि बस डिजिटल बोर्ड दिखा, थोड़ा सा दिखा कि अरे वाह यहाँ पे कितनी भीड़ है ना, डुबा देंगे आपको, ठीक है ना। बार बार मैं मना कर रहा हूँ, ठीक है। कोई अगर आपका सीनियर कोई आपके आसपास अगर वो पढ़ाई किया है, लगता है कि प्रॉपर आपको फीडबैक दे पा रहा है, नहीं सही में अच्छा पढ़ाया जाता है, तब आप वहाँ पे जाओ। नहीं तो उससे अच्छा तो कोई आपका सीनियर है जो आपका अगले साल या पिछले साल, मतलब लास्ट ईयर में वो कुछ स्टेज को क्लियर किया, वो ज़्यादा आपको सही बता पाएगा क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, ठीक है। ठीक है। अब क्या है कि झारखंड के लिए जो आपको जो मटेरियल रखना है, मनीष रंजन या उड़ान आईएएस का बुक पढ़ना है। आप उड़ान आईएएस को प्रीफर कर सकते हैं, वो अच्छा लिखे हैं, बढ़िया तरीके से लिखा गया है ना। तो आई विल रिकमेंड फॉर उड़ान आईएएस आप पढ़ सकते हैं। मनीष रंजन भी कुछ कुछ चैप्टर पढ़ सकते हैं, बट है ना, आप कोई एक बुक रखिए उसको बार बार पढ़िए। यू कैन रिफर माई मटेरियल इन द फ्यूचर इफ़ आई रिलीज माई ऑन बुक और मटेरियल फॉर झारखंड। मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि आने वाले समय में झारखंड के लिए मैं कुछ ऐसा बुक लाऊं जो प्रीलिम्स के लिए बेनिफिट हो पाए। मेंस के लिए तो कुछ खास नहीं रहता है, मेंस में तो अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं झारखंड से, तो वो आपको अगर कॉन्सेप्ट है तो आप लिख लेंगे, है ना। वो झारखंड के लिए मेंस के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने प्रीलिम्स ठीक ठाक से पढ़ा है तो हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि झारखंड के लिए प्रीलिम्स के लिए क्या कुछ लाया जा सकता है, कि अगर इसको मैं 200 पेज तक, 200 पेजेस तक मैं अगर इसको कर सकता हूँ, है ना, तो इस पर मैं काम करूँगा ताकि प्रीलिम्स में लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएँ, ठीक है। तो मेरी ऐसी योजना है कि मैं लाऊँ तो उस समय मैं तो जाहिर सी बात है मैं अपने ही बुक बोलूँगा पढ़ने के लिए, लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक आप इनको पढ़िए। फिर लास्ट लाइन है कि कंसिस्टेंसी एंड परसिवियरेंस आर क्रूशियल इन प्रिपेयरिंग फॉर द जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। स्टिक टू योर प्लान, स्टे फोकस्ड एंड कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल, है ना। एक जिद्दीपन जो होना है ना, परसिवियरेंस हो गया, जिद होना चाहिए, और कंसिस्टेंसी नो डाउट, यानी कि आज पढ़े 5 घंटा और अगले दिन 2 घंटा पढ़ रहे हैं और तीसरे दिन तो 0 आवर्स, है ना। ऐसा नहीं, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, ओके, टू एक्सेल इन द सिविल सर्विस एग्ज़ाम। तो आपको क्या है कि ये 2 चीज़ पे ध्यान देना होगा। एक, आपका जो अल्टीमेट जो गोल है वो आपको नहीं भूलना चाहिए, है ना, परसिवरेंस होना चाहिए, जिद होना चाहिए कि मेरे को ये चीज़ करना है, ठीक है। बाकी मेंटरशिप के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं, मैं 1 आध हफ्ते में मैं लाता हूँ अपडेट, ठीक है ना। जो लोग भी जुड़ना चाहेंगे जुड़ सकते हैं। वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में। अगर मैं स्ट्रैटेजी इतने डिटेल में बता सकता हूँ तो आप सोच लो जब मैं क्लास लूँगा, जब मैं पढ़ाता हूँ तब क्या लेवल रहता होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ था, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया गया। इन सब चीज़ों पे काम कीजिए, ठीक है। बहुत लोग बोल रहे थे जो फ्रेशर्स हैं या जो न्यू कमर्स हैं या फिर जो 1 आध साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं रुक जा रहे हैं, तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आई होप इसको मैंने अच्छे से समझा पाया, ठीक है। और आपके जितने भी डाउट्स होंगे शायद क्लियर हो गए होंगे।
और नहीं भी कुछ हुए होंगे तो आप कमेंट्स आप करना, है ना। आई विल वेट फॉर योर कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट्स, देन आई विल सजेस्ट ऑन दोज प्रॉब्लम्स कि आपको कोई कठिनाई आ रही है, कुछ समस्याएं आ रही हैं तो आप कमेंट करना, है ना। तो मैं बताऊंगा, ठीक है। जनरली मैं बोलता नहीं हूँ चैनल से जुड़ने के लिए, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो इसको आप इस चैनल से आपको जुड़ना चाहिए। बाकी टेलीग्राम का मैंने बताया ही, बाकी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप ऐड हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ टेलीग्राम ही माध्यम रहेगा मेरे से आपको कनेक्ट होने के लिए। कुछ भी अनाउंसमेंट अपडेट होगा तो वहीं पे जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में।